Yes, yesterday we were discussing about operators. There are different type of operators which can be used for different purposes, for performing different operations. Yes, different type of operations can be performed on data or variables. So arithmetic operators are there, relational, logical, increment, decrement, they are part of arithmetic operations. Very similar, as we know that any data which we use or which we store within our program or computer. Say for example, if we have an integer 7. 7 is an integer value. If 7 is to be operated or is to be stored in computer system, that is through our program, what will be the actual presentation of or the actual store of this 7 in computer system. मान लो कि हम ये 7 जो है अपने प्रोग्राम के ज़रिए, मतलब कि किसी भी ज़रिए हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, तो ये 7 वैल्यू जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है और 7 हमारे लिए है। ओके, लेकिन कंप्यूटर में वो किस तरह से स्टोर होगी? इंटरनली जब मेमोरी में वो स्टोर होगी तो क्या वो 7 ही होगा, इंटीजर इन ए डेसिमल प्रेजेंटेशन? ये जो 7 हम लिखते हैं या फिर कोई भी नंबर ऐसे हम लिखते हैं, तो ये एक हम डेसिमल नंबरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, अपनी लाइफ में। और ये जो 7 है वो भी हमारे लिए 7 है और ये डेसिमल नंबर है हमारे लिए। लेकिन कंप्यूटर में जब ये स्टोर होगा तो वो एक डेसिमल नंबर के हिसाब से तो स्टोर नहीं होगा, इंटरनली वो इस तरह से स्टोर होगा 111, मतलब कि 7 का बाइनरी। 7 का बाइनरी क्या होता है? 111। उसी तरह से अगर 10 वैल्यू है, 10 डेसिमल वैल्यू, तो वो कैसे स्टोर होगी? 1010, इस तरह से। तो कहने का मतलब जो डेटा हम यूज़ करते हैं या तो स्टोर करते हैं वो इंटरनली तो बाइनरी डेटा होता है कंप्यूटर के लिए। ओके, और हर एक डेटा का कन्वर्जन होता है बाइनरी में और उस तरह से वो इंटरनली स्टोर होता है मेमोरी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में स्टोर किया है, कंप्यूटर में स्टोर किया है, उसको रिट्रीव करते हैं वापस, तो वो एज ए बाइनरी ही स्टोर भी होता है और रिट्रीव हम जब करते हैं तो वो भी जो बाइनरी डेटा है एक्चुअल वही हम रिट्रीव करते हैं। तो कहने का मतलब इंटरनली जो डेटा है वो एज ए बाइनरी स्टोर होगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑपरेटर्स है कि जो किसी भी डेटा के या फिर किसी भी वैल्यू के इंटरनल प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी वर्क या ऑपरेशन कर सके। तो यहाँ पे ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है, अभी मैंने आपको 7 का बाइनरी बताया, तो ये 111 है और ये जो 111 है उसमें 3 बिट्स है जिसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स। तो ये 7 के अंदर जो बिट्स है इंटरनल, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो हमें, तो इस हेतु के लिए ये बिटवाइज ऑपरेटर्स अवेलेबल है। When working with integer types, we have operators that can work directly with the bits that make up the integers. जब हम इंटीजर के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे भी ऑपरेटर है कि जो डायरेक्टली उस इंटीजर के बिट्स के ऊपर काम करें।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। दिस आर बिटवाइज ऑपरेटर्स, और ये जो ऑपरेटर्स है वो बिटवाइज ऑपरेटर्स कहा जाता है उनको। Java defines several bitwise operators which can be applied to integer, long, short, character and byte types। तो Java में ऐसे कुछ bitwise operators अवेलेबल है कि जो हम इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट एज वेल एज बाइट एंड कैरेक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ये ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। अब देखो, बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स, या इट वर्क्स ऑन बिट्स एंड परफॉर्म द बिट बाय बिट ऑपरेशन। नाउ यहाँ पे हमें एक एग्जांपल के साथ 4 ऑपरेशंस समझाए गए हैं। सपोज कि हमारे पास कोई वैल्यू a जो है, a इंटीजर वो 60 है और b की वैल्यू 13 है। a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 13 है। तो उसका 60 का बाइनरी क्या होगा, ये, और 13 का बाइनरी होगा ये। अब हम जो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहे हैं वो 4 ऑपरेशन से बिटवाइज एंड, सिंगल एंड परसेंट साइन, बिटवाइज और पाइप साइन, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे बिटवाइज एंड है। एंड ऑपरेशन क्या करता है, बिट बाय बिट हम किसका ये ऑपरेशन कर रहे हैं, ए और बी का। ओके, तो यहाँ पे बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ से ये जो 0 पोजीशन पे बिट है, ए में 0 है और बी में वो 1 है। दोनों का लॉजिकल दोनों का बिटवाइज एंड होगा तो जो रिजल्ट आएगा 0 और 1 का वो क्या आएगा, 0। फिर सेकंड 0 और 0 का 0, 1 1 का 1, 1 1 1, 1 0 0 1 0 अगेन 0 0 0 एंड 0 0। तो ये बहुत ही सिमिलरली वर्क करता है लॉजिकल एंड की तरह। साफ बात है यहाँ पे कि अगर दोनों बिट 0 है तो बिटवाइज एंड भी 0 होगा, दोनों में से एक भी 0 है तो भी वो 0 ही होगा। अगर दोनों बिट 1 है तब ही बिटवाइज एंड ऑपरेशन का रिजल्ट होगा 1। ओके, इस तरह से। और ये मिलता है हमें रिजल्ट ए एंड बी का, बिटवाइज ऑपरेशन का। और जब हम प्रिंट करवाएंगे अपने प्रोग्राम में, इस तरह से हम लिखेंगे तो जो आंसर हमें देखने को मिलेगा वो बाइनरी वैल्यू नहीं होगी। ये बाइनरी वैल्यू जिस नंबर की है, डेसिमल नंबर की, वो आउटपुट में आएगा। देखो आप यहाँ पे, ये यहाँ पे जो रिजल्ट आया है 1 2 3 1 2 4 8 12, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 12। उसी तरह से और ऑपरेशन में जहाँ पे भी दोनों में से एक भी बिट 1 है वहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, 1। जहाँ पे दोनों 0 है वहीं पे रिजल्ट होगा 0। तो हमें ए और बी जो रिजल्ट मिलता है बिटवाइज और ऑपरेशन का, वो ये मिलता है। तो आउटपुट में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये बाइनरी वैल्यू जिस नंबर की है वो हमें एज आउटपुट देखने को मिलेगा। 1 2 4 8 16 32 48 प्लस 12 60 एंड 61। उसी तरह से एक्सक्लूसिव और, अब जो एक्सक्लूसिव और है वो किस तरह से काम करेगा, वो भी हमने मेरे ख्याल से लॉजिकल ऑपरेशन के वक्त डिस्कस शायद किया था। उसमें क्या होता है, अगर दोनों बिट 0 है ए और बी तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी 0 आएगा। दोनों में से एक भी 1 है, मतलब कि दोनों डिफरेंट है, तो रिज़ल्ट 1 आएगा। ओके, इस तरह से जब दोनों
ऑपरेंड्स सेम होते हैं तो रिजल्ट होता है 0, और दोनों जब भिन्न है मतलब कि डिफरेंट है तब रिजल्ट होता है 1। तो ए और बी का हमने यहाँ पे एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन किया बिट वाइज, तो जहाँ पे जिस पोजीशन पे दोनों डिफरेंट है उतनी जगहों पे रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज 0। इस तरह से ये रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इस तरह का कोड तो जो आउटपुट मिलेगा हमें वो ये बाइनरी वैल्यू नहीं बट ये बाइनरी वैल्यू जिस डेसिमल नंबर की है वो मिलेगा 1 2 4 8 16 32, इट इज़ 49। और ये अगेन एक दिलचस्प ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? निगोशिएट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन अगर इनपुट 0 है तो वो रिजल्ट देगा 1, और अगर इनपुट 1 है तो रिजल्ट देगा 0। और ये यूनरी है, यूनरी ऑपरेटर है, इसलिए इसको हम एक ही ऑपरेंड देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कॉम्प्लीमेंट किया ए को, तो ए में जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ 1 है उतनी जगहों पे 0 हो जाएगा। ये इस तरह से काम करता है कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जब आप रिज़ल्ट देखोगे तो एक्चुअली अगर आप कैलकुलेशन जो हमने किया इन तीनों में उस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे रिज़ल्ट कुछ और आ रहा है। एक्चुअली जो यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है डायरेक्टली उसका आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहा है उसका वापस 2's कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 2's कॉम्प्लीमेंट। और 2's कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा तब ये एक साइन को छोड़ के जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको छोड़ के बाकी के सब को वापस कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, और तब जाके जो वैल्यू बनती है वो यहाँ पे एज ए रिज़ल्ट आएगा। इसको क्यों छोड़ा जाएगा? क्योंकि ये साइन बिट है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो साइन बिट है। साइन बिट अगर 0 है तो वो नंबर पॉजिटिव है, और साइन बिट 1 है तो वो नंबर नेगेटिव है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब कॉम्प्लीमेंट हुआ 1's कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे साइन बिट 1 हो गई, इसीलिए जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें वैल्यू क्या आ रही है? -61। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आ रही है क्योंकि साइन बिट उसका 1 हो जाता है इसलिए। और डायरेक्टली जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा वो डायरेक्टली 1's कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि कंपाइलर उसको 2's कॉम्प्लीमेंट में डिस्प्ले करता है। तो ये 4 बिटवाइज ऑपरेशंस है। इसके अलावा और भी बिटवाइज ऑपरेशंस है कि जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स नाम के अनुसार कार्य करते हैं। दोनों शिफ्ट करते हैं बिट्स को। जो इंटरनली बिट्स है किसी भी डेटा के उसको लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना या राइट साइड शिफ्ट करना, इस प्रकार का जो ऑपरेशन है उसको लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। a = 7 है तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हुई? 1 1 1। और सपोज़ हम ये जो कर रहे हैं राइट शिफ्ट कर रहे हैं और दूसरा ऑपरेंड क्या है? 1। इसका मतलब कि a के अंदर जो बिट्स है उसको हम 1 पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड, तो ये 1 जो है वो तो निकल जाएगा, ये 1 है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा और ये 1 जो है वो भी सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा।
और बाकी के जो पोजीशंस बाकी रहते हैं उनको 0 से फिल किया जाएगा। तो इस प्रकार का रिज़ल्ट जनरेट होगा। तो यहाँ पे 7 का हम राइट शिफ्ट करें, 7 को राइट शिफ्ट करें 1, तो रिज़ल्ट क्या आएगा ये, और ये किसका बाइनरी वैल्यू है 3 का, इसलिए आउटपुट में आप देख सकते हो जो रिज़ल्ट है वो क्या हुआ 3। उसी तरह से 7 को हमने लेफ़्ट शिफ्ट करवाया 1 पोजीशन, तो क्या होगा 7 जिसका बाइनरी है 1 1 1, लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब ये 1 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और बाकी जो जगह खाली रहती है उसको 0 से फिल किया जाएगा। तो ये जो रिज़ल्ट आया वो किसकी बाइनरी वैल्यू है 2 4 8, ये 14 की बाइनरी वैल्यू है, इसलिए रिज़ल्ट आप देख सकते हो 14 है। तो ये लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट इस तरह से काम करते हैं। ये है बिटवाइज ऑपरेटर्स। राइट शिफ्ट का और भी एक वर्जन है कि जो ये वाला अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर 3 टाइम्स ग्रेटर देन साइन। एक्चुअली जो अभी हमने राइट शिफ्ट देखा वो साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेशन है, मतलब कि वो नंबर में आगे जो साइन बीट होगा उसको वो प्रिजर्व करता है। बट ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर जिसको क्या कहा गया है अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, वो साइन बिट को प्रिजर्व नहीं करेगा। इट शिफ्ट द बिट्स ऑफ द नंबर टू द राइट एंड फिल्स 0 ऑन वॉइड्स लेफ्ट एज रिजल्ट। द लेफ्ट मोस्ट बीट इज सेट टू 0, जो खाली जगह रहती है वहाँ पे, और लेफ्ट मोस्ट मतलब कि इस साइड का जो होगा नंबर में कि जो साइन बिट होता है उसको वो क्या कर देगा 0। इट इज अनसाइंड शिफ्ट, it will insert 0, whereas this is signed and it will extend the sign bit। दोनों का ये डिफरेंस है कि ये साइन को प्रिजर्व करता है और ये साइन को प्रिजर्व नहीं करता। एक एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा, ये तो अभी हमने देखा, ओके। उसके बाद 5 की बाइनरी वैल्यू है 1 0 1, उसको हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 पोजीशन, फिर उसको डिस्प्ले किया और वापस उसको राइट शिफ्ट कर रहे 1 पोजीशन, लेकिन वो अनसाइंड से कर रहे। अब देखो यहाँ पे जो 5 है वो तो पॉजिटिव नंबर है, तो उसमें साइन बिट तो क्या होगी 0 ही होगी। साइन बिट 0 है तो आउटपुट मतलब कि ऑपरेशन करने के बाद भी साइन बिट तो वहीं रहेगी। तो आप देख सकते हो कि इस केस में जब हमारा नंबर पॉजिटिव है तो उसको राइट शिफ्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो सेम है। अनसाइंड और साइंड दोनों का हमने उपयोग कर लिया। लेकिन अगर हमारा नंबर नेगेटिव है ये वाला, तो उसमें साइन बिट क्या होगी, साइन बिट उसमें होगी 1। अब अगर हम ग्रेटर देन मतलब कि ये राइट शिफ्ट साइंड राइट शिफ्ट का यूज़ करते हैं तो उसमें साइन बिट प्रिजर्व होगी और जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। लेकिन अगर हम अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं नेगेटिव नंबर पे तो साइन बिट प्रिजर्व नहीं होगी, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ और ही होगा, मतलब कि पॉजिटिव में होगा। देखिए ये हमने जब साइंड राइट शिफ्ट का यूज़ किया तो जो रिज़ल्ट मिला हमें वो -3 मिला, लेकिन जब हमने अनसाइंड राइट शिफ्ट का यूज़ किया तो बहुत ही बड़ी वैल्यू और वो भी पॉजिटिव में मिली है। तो ये दोनों का डिफरेंस है साइंड राइट शिफ्ट एंड अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेशन। ये जितने भी बिट वाइज ऑपरेशंस है वो क्या करते हैं बिट्स पे वर्क करते हैं। हम चाहे उसको कोई भी नंबर दें, हम उसको सपोज कोई भी नंबर दे, ओके, तो वो करेगा क्या, इस नंबर में इंटरनली जो बिट्स है उनको शिफ्ट करेगा 10 पोजीशन।
कहने का मतलब ये डायरेक्टली इस डेसिमल नंबर पे ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते, बिटवाइज ऑपरेशंस जो है वो पर्टिकुलर नंबर के बिट्स पे वर्क करते हैं। Any doubt in this, friends? Hello? No, sir. Okay. No, sir. Now, type conversions. Yeah, it is very usual that when we are writing any expression or operation, whether it is an assignment statement or an arithmetic operation, the types of data which are used in that expression or operation may be of different type. So, what happens when in an assignment statement, the data on the right side is different देन द डेटा ऑन दी लेफ्ट साइड, मतलब कि उनकी टाइप अलग अलग है। डेटा तो अलग हो सकता है लेकिन डेटा की टाइप अलग अलग है। राइट साइड में डिफरेंट टाइप का डेटा है, लेफ्ट साइड में डिफरेंट टाइप का डेटा है। तो क्या होता है और क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। ओके, तो तब ये बात आती है टाइप कन्वर्जन की, मतलब एक टाइप के डेटा को किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। कब कब होता है, कैसे होता है, क्या वो अपने आप हो जाता है या मैन्युअली हमें करना पड़ता है, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। कन्वर्जन इन असाइनमेंट, सबसे पहली चीज़ जो आती है हमारे दिमाग में कन्वर्जन के लिए वो होता है असाइनमेंट। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इज इक्वल टू साइन विच इज़ नॉन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। जब इसका इस्तेमाल होता है किसी भी स्टेटमेंट में तो इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। और इसमें एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर क्या अपेक्षा रखता है कि राइट साइड का जो डेटा है उसका टाइप और लेफ्ट साइड का डेटा जो है उसका टाइप सेम होना चाहिए, ऐसा वो एज्यूम करता है। इन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट व्हेन डेटा ऑन बोथ साइड्स आर नॉट ऑफ इक्वल टाइप अ कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड। अब ये ऑपरेटर ऐसा सोचता है, मतलब कि वो एक्सपेक्ट करता है कि दोनों टाइप साइड के डेटा सेम टाइप के होने चाहिए, लेकिन जब वो डेटा लेफ्ट साइड और राइट साइड के सेम टाइप के नहीं है तब टाइप कन्वर्जन की आवश्यकता होती है। इट इज़ ओके इन सम केस वेयर एज इन सम केस डेटा में बी लॉस। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये अच्छी तरह से काम करेगा और कुछ केस ऐसे भी है जहाँ पे ये ठीक तरह से काम नहीं भी करेगा, मतलब कि डेटा लॉस हो जाएगा। वो देखो सीधी सी बात है, आपके पास दो जार है, दो बर्तन है। एक बर्तन ऐसा है जिसमें आप आधा लीटर दूध मिल्क डाल सकते हो, दूसरा लीटर आपके पास ऐसा है जिसमें आप 2 लीटर लिक्विड स्टोर कर सकते हो, मतलब दोनों लिक्विड के लिए ही बर्तन। अब आपके पास जो लिक्विड है, मतलब कि समझ लो पानी है या मिल्क है, वो इस 2 लीटर वाले बर्तन में है और उसको आपको डालना है इस आधे लीटर वाले बर्तन के अंदर। तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो हम ह्यूमन बीइंग है तो हम ये सोच समझ कर करेंगे कि भाई अगर उस 2 लीटर वाले बर्तन में जो प्रवाही है वो आधा लीटर या उससे कम है तो हम पूरा डाल सकेंगे दूसरे बर्तन के अंदर। अदरवाइज अगर बड़े बर्तन में जो प्रवाही है वो आधे लीटर से ज़्यादा है तो हम जब उसको डालेंगे छोटे बर्तन के अंदर तो उतना ही डालेंगे जितनी उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो सब समझ लो कि आपके पास एक डबल वैल्यू है और एक इंटीजर, एक डबल वेरिएबल है और एक इंटीजर वेरिएबल है आई। अब हमें पता है कि इंटीजर की क्षमता डबल से कम है, तो अगर हम ऐसा लिखते हैं i इक्वल टू डी, और अगर ये पॉसिबली मुमकिन हो जाता है तो क्या होगा, डेटा लॉस होगा। क्योंकि हम ये करेंगे कि जब बड़े बर्तन में से जो ज़्यादा प्रवाही है उसको छोटे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर रहे तो हम देखेंगे कि वो बाहर ना निकल जाए। लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे तो सिस्टम प्रयत्न करेगी उसको पूरा स्टोर करने की, और जितना हो सकता है स्टोर वो होगा, बाकी का चला जाएगा। क्योंकि देखो आप जब काम कर रहे हो प्रवाही को ट्रांसफ़र करने का, वही काम अगर रोबोट को कह दिया आपने करने को, तो रोबोट तो क्या करेगा, पूरा जो बड़ा बर्तन है उसको पूरा डाल देगा छोटे बर्तन के अंदर, और जितनी क्षमता है उतना वो लेगा, बाकी का बाहर वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा होता है कब, कि जब बड़ा डेटा हम छोटे डेटा के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे शक्यता है, वहाँ पे डेटा लॉस होने की चांसेस है। It specially happens when the data on the right side of assignment operator is larger than the variable on the left side can accommodate। और ये डेटा लॉस कब होता है, जब राइट साइड का डेटा लेफ्ट साइड के डेटा की क्षमता से बड़ा हो। While talking about type conversion, there are two types of conversion that come into existence. One that happens automatically or implicitly, other that is done explicitly or manually by us। तो जब हम टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं तो दो तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं, दो तरह की प्रोसेसेस होती है। एक कन्वर्जन ऐसा है कि जो अपने आप हो जाता है, मतलब कि एज ए डेवलपर हमें उसमें कुछ करना नहीं रहता, और दूसरा ऐसा है कि जो हम एक्सप्लिसिटली करते हैं, अपने आप मैन्युअली कोड लिख के करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम ऑटोमेटिक मतलब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। व्हेन कंपैटिबल टाइप्स आर मिक्स्ड इन एन असाइनमेंट, द वैल्यू ऑन राइट साइड इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द टाइप ऑफ द लेफ्ट। क्या कहा गया है यहाँ पे, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है, जिसको ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी कहा जाता है, कि जो अपने आप होता है, हम तो केवल स्टेटमेंट लिख के रख देंगे, और उस स्टेटमेंट में अगर इक्वल टू के दोनों साइड का डेटा समान प्रकार का नहीं है, तो राइट साइड का जो डेटा है उसको कन्वर्ट किया जाएगा लेफ्ट साइड में। सी यहाँ पे ये एक वेरिएबल है हमारे पास आई की जो इंटीजर टाइप का है, और दूसरा है फ्लोट की जो एफ जो फ्लोट टाइप का है। अब यहाँ पे देखो आई को हमने वैल्यू दी है 10, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम एफ को वैल्यू दे रहे हैं आई। तो आई की जो छोटी वैल्यू है, छोटी टाइप है, वो हम देने जा रहे हैं एक बड़ी टाइप को। इन द अबव स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ आई दैट इज 10 इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू फ्लोट एंड देन असाइन टू एफ। अब देखो इस तरह का कोई स्टेटमेंट आप लिखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि दोनों साइड का डेटा डिफरेंट टाइप का है, एक बात। दूसरी बात, लेफ्ट साइड में जो डेटा है वो राइट साइड से बड़ा है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, राइट साइड में जो डेटा है उसको कन्वर्ट किया जाएगा लेफ्ट साइड में। मतलब पहले इंटरनली 10 जो है इंटीजर वो कन्वर्ट होगा फ्लोट में। ओके, इंटरनली इट हैपन्स, फिर वो असाइन किया जाएगा f को। तो ये कन्वर्जन हुआ, यहाँ पे कन्वर्जन हुआ 10 का, कि जो एक इंटीजर वैल्यू है उसका कन्वर्जन हुआ फ्लोट में, और वो अपने आप हुआ। हमने तो केवल f इक्वल टू आई ऐसा लिख के रख दिया, हमने केवल f इक्वल टू आई ऐसा लिख के रख दिया, और कन्वर्जन अपने आप हुआ। तो इसको कहते हैं ऑटोमेटिक कन्वर्जन या इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अब देखो ये कब होता है और कब हो सकता है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। It will take place if the two types are compatible। अब इक्वल टू के दोनों साइड आपने जो डेटा रखा है, लिखा है, वो कंपेटिबल टाइप का हो तब। जैसे कि राइट साइड में इंटीजर है, लेफ्ट साइड में फ्लोट है, तो कंपेटिबल है। लेफ्ट साइड में बुलियन है, राइट साइड में इंटीजर है, तो वो कंपेटिबल नहीं है। दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज, द डेस्टिनेशन टाइप दैट इज द लेफ्ट साइड इज लार्जर देन द सोर्स राइट साइड टाइप। ये अपने आप कन्वर्जन जो होता है तो उसमें ये दूसरी एक रिक्वायरमेंट भी है कि राइट साइड में जो डेटा है वो लेफ्ट साइड से छोटा होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, लेफ्ट साइड में जो डेटा है वो राइट साइड से बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा छोटा की सीक्वेंस क्या है, तो ये नीचे मैंने आपको सीक्वेंस भी बताई है। देखो, बाइट सबसे छोटा, उससे बड़ा शॉर्ट, फिर इंटीजर, फिर लॉन्ग, फिर फ्लोट एंड फाइनली डबल। ये पूरा एक सीक्वेंस है
डेटा टाइप का उसकी क्षमता के अनुसार। और दूसरी एक चीज़ के यहाँ पे एक और नया शब्द आपको देखने को मिलेगा, वाइडनिंग कन्वर्जन। ये जो कन्वर्जन हुआ पिछली स्लाइड में f इक्वल टू आई लिखा, तो इंटीजर को, इंटीजर वैल्यू, वेरिएबल को नहीं, आई वेरिएबल जो था वो तो इंटीजर ही था और इंटीजर ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू थी 10 उसको पहले कन्वर्ट करके फ्लोट में कन्वर्ट किया गया और फिर f को दिया गया। तो यहाँ पे वैल्यू जो थी इंटीजर वैल्यू 10 उसको प्रमोट किया गया, वो छोटी थी उसको बड़ी टाइप में प्रमोट किया गया, इसलिए उसको वाइडनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि वो छोटी टाइप थी बड़ी टाइप में उसको कन्वर्ट किया गया, इसलिए वाइडनिंग कन्वर्जन भी इसको कहा जाता है। याद रखना आप लोग, वाइडनिंग कन्वर्जन मतलब कि छोटी टाइप को बड़ी टाइप में कन्वर्ट करना, दैट इज वाइडनिंग कन्वर्जन। देखो ये जो यहाँ पे मैंने आपको ये सीक्वेंस बताई, ओके, उसके अनुसार कौन सी टाइप कौन सी दूसरी टाइप के साथ कंपेटिबल है और कौन सी टाइप के साथ कंपेटिबल नहीं है, इसका यहाँ पे इस डायग्राम में पूरा समझाया गया है। देखो सोर्स टाइप मतलब कि सोर्स किसे कहते हैं हम, राइट साइड में जो टाइप है उसको हम सोर्स टाइप कहेंगे, और डेस्टिनेशन टाइप किसको कहेंगे हम, लेफ्ट साइड में जो है उसको डेस्टिनेशन टाइप कहेंगे। अब अगर आपका सोर्स टाइप बाइट है और डेस्टिनेशन टाइप भी बाइट है तो फिर कन्वर्जन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन राइट साइड में बाइट है लेफ्ट साइड में शॉर्ट है तो कंपेटिबल है, इंटीजर के साथ भी कंपेटिबल, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर के साथ और बुलियन के साथ वो कंपेटिबल नहीं है। तो कहने का मतलब राइट साइड में बाइट है, लेफ्ट साइड में इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट कुछ भी है तो वो कंपेटिबल है और कन्वर्जन ये हो सकता है। अब सपोज राइट साइड में शॉर्ट है और लेफ्ट साइड में बाइट है तो वो कंपेटिबल नहीं है, क्योंकि बाइट जो है वो शॉर्ट से छोटा है। बाकी के हर केस में वो यहाँ पे बाकी के हर केस में कंपेटिबल है, और शॉर्ट दोनों साइड शॉर्ट है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है कन्वर्जन करने की। कैरेक्टर और बुलियन के साथ कंपेटिबल नहीं है। फिर इंटीजर है अगर राइट साइड में तो बाइट के साथ कंपेटिबल नहीं है, इसलिए नहीं है, अगर इंटीजर राइट साइड में है और बाइट लेफ्ट साइड में है तो बाइट तो छोटी टाइप है, इसलिए वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन के लिए कंपेटिबल नहीं है। उसी तरह से शॉर्ट भी इंटीजर से छोटा है तो वो भी कन्वर्जन के लिए कंपेटिबल नहीं है, और दोनों साइड इंटीजर है तो कंपेटिबल तो है ही। लॉन्ग के साथ, फ्लोट के साथ और डबल के साथ कंपेटिबल है। तो कहने का मतलब राइट साइड में इंटीजर है, लेफ्ट साइड में लॉन्ग, डबल या फ्लोट है तो वहाँ पे वाइडनिंग कन्वर्जन किया जाएगा। राइट साइड में लॉन्ग है तो वो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर के साथ कंपेटिबल नहीं है, खुद के साथ कंपेटिबल है, और एडिशनली फ्लोट और डबल के साथ कंपेटिबल है। और अगर फ्लोट टाइप है तो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग के साथ कंपेटिबल नहीं है, खुद के साथ और डबल के साथ कंपेटिबल है। और डबल की बात करें तो वो खुद के अलावा किसी और के साथ कंपेटिबल नहीं है। ओके, कैरेक्टर और बुलियन के लिए भी यहाँ पे बताया गया कि वो कंपेटिबल किसी के साथ नहीं है। तो ये चार्ट से हमें क्या पता चलता है कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन किन केसेस में, किन सिचुएशंस में हो सकता है। When a type is converted to the bigger type, it is known as widening conversion, जिसको हमने अब तक ऑटोमेटिक या इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहा है उसको वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल छोटा सा आपके सामने, बाइट बी जिसको हमने वैल्यू दी है 100 और एक इंटीजर हम डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियली वैल्यू देते हैं बी कि जो एक बाइट है। तो यहाँ पे राइट साइड में जो डेटा है वो लेफ्ट साइड से कंपेटिबल है, क्योंकि राइट साइड में छोटा डेटा है और लेफ्ट साइड में बड़ा डेटा है। तो यहाँ पे इंटीग्रल या फिर इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा, वाइडनिंग कन्वर्जन होगा, और ए के अंदर वैल्यू स्टोर होगी 100। हम अगर दोनों को डिस्प्ले करें तो आप यहाँ पे नीचे आउटपुट में देख सकते हो कि जो वैल्यू है वो स्टोर हुई है। दूसरा एग्जांपल, अब देखो बाइट हमने लिया है 100 बी
और a को हम b की वैल्यू दे रहे हैं, वो तो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में भी देखा। अब यहाँ पे थोड़ा और अलग करते हैं। एक लॉन्ग वेरिएबल लिया हमने l और उसको हमने वैल्यू दे दी 100, लिटरल यूज़ किया है l, अदरवाइज इसको इंटीजर माना जाएगा, इसलिए l लिखना वहाँ पे आवश्यक है। नाउ a इक्वल टू l। अब देखो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है वो है इंटीजर और राइट साइड में जो है वो है लॉन्ग। तो लॉन्ग मतलब कि बिग टाइप और इंटीजर मतलब कि स्मॉल टाइप। तो लॉन्ग जो है वो इंटीजर के साथ कंपेटिबल तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जब आपका कंपाइल होगा तो कंपाइलर आपको एरर देगा, इनकम्पेटिबल टाइप्स। कंपेटिबल नहीं है इसका मतलब इनकम्पेटिबल टाइप्स, पॉसिबली लूजी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंटीजर। तो यहाँ पे कंपाइलर आपको एरर देगा इस तरह के स्टेटमेंट में। तो कहने का मतलब अगर कंपेटिबल टाइप्स है तो कंपाइलर उसको एक्सेप्ट भी करेगा और अपने आप टाइप कन्वर्जन भी कर देगा, ओके। लेकिन कंपेटिबल टाइप्स नहीं है और फिर भी हमें वो स्टेटमेंट लिखना है, तो वहाँ पे हमें अपनी ओर से कुछ करना पड़ेगा टाइप कन्वर्जन के नियम के अनुसार, ओके, जिसको हम टाइप कास्टिंग भी कह सकते हैं। कास्टिंग इनकम्पेटिबल टाइप्स, जहाँ पे रुक जाता है वाइडनिंग कन्वर्जन, दैट इज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इज गुड एंड हेल्पफुल बट इट अप्लाई टू ओनली कंपेटिबल टाइप्स। यस, इन अदर केसेस वी मस्ट डू टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिटली। बाकी के जो केसेस हैं जहाँ पे वाइडनिंग कन्वर्जन नहीं होता है वहाँ पे आपको क्या करना होगा, टाइप कास्टिंग करना होगा। Casting is a mechanism to tell compiler to convert one type into the another type। ये हम करते हैं एक प्रकार की पर्टिकुलर सिंटेक्स के द्वारा और उस सिंटेक्स के जरिए हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमें एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना है। इट रिक्वेस्ट एन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ये एक रिक्वेस्ट है कि भाई इस टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करो। उसकी सिंटेक्स है ये, ब्रैकेट में हमें टारगेट टाइप लिखनी है, मतलब कि लेफ्ट साइड में जो डेटा है उसका टाइप हमें लिखना है ब्रैकेट में, और फिर हमारा डेटा जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये उसका सिंटेक्स है। सी लैंग्वेज में भी यही सिंटेक्स था। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कन्वर्ट ए डबल एक्सप्रेशन टू इंटीजर, अब आपके पास कोई डबल डेटा है, उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो देखो एक्स वाई दोनों आपके डबल वैल्यूज़ है। अब आपका आई जो है लेफ्ट साइड में आई एक छोटी टाइप है, तो एक्स राइट साइड में आपके पास एक्स है जिसको आप लेफ्ट साइड में स्टोर करवाना चाहते हो इंटीजर में, तो आपको वहाँ पे कास्टिंग करना होगा, टाइप कास्टिंग। इस तरह से ब्रैकेट में हम टाइप लिखेंगे जो टाइप में हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने इस सिंटेक्स के द्वारा x को कन्वर्ट किया, x को कास्ट किया इंटीजर में और फिर वो स्टोर होगा i में। लेकिन दोस्तों ये बात तो यहाँ पे आपको याद रखनी ही है कि x में जो वैल्यू है वो कन्वर्ट तो होगी इंटीजर में, लेकिन वो वैल्यू अगर i की रेंज से बाहर है तो वहाँ पे डेटा लॉस होगा। ये पहला केस था और ये दूसरा केस। यहाँ पे हमने x को y से डिवाइड किया, दोनों ही डबल है, तो रिजल्ट जो होगा वो भी डबल होगा और उस रिजल्ट को हमने यहाँ पे इंटीजर में कास्ट किया। दूसरी एक बात यहाँ पे नोट करने जैसी ये है कि अगर आपको ये करना है इस तरह का, तो आपको ब्रैकेट करना आवश्यक है। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे ब्रैकेट अगर आप नहीं करोगे और इस तरह से लिखोगे इंटीजर x डिवाइड बाई y, तो इसका अंजाम क्या होगा कि ये x को कास्ट किया जाएगा इंटीजर में, फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो रिजल्ट आएगा वो तो वापस डबल ही आएगा। इसलिए यहाँ पे आप ब्रैकेट करते हो तो x डिवाइड बाई y होगा, फिर उसको कास्ट किया जाएगा इंटीजर में। सच कन्वर्जन्स आर नोन एज नैरोइंग कन्वर्जन। अब देखो ये कन्वर्जन जो है वो वाइडनिंग से ऑपोजिट कार्य करता है, उसके ऑपोजिट है, तो इसलिए इसको नैरोइंग मतलब कि छोटा करना, बड़ी टाइप को छोटी की, इसको नैरोइंग कन्वर्जन कहते हैं। यस, इसमें इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो सकती है, मैंने आपको बताया था।
देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, ए इंटीजर है जिसकी वैल्यू हमने 120 इनिशियलाइज की है। अब हम इस ए की वैल्यू बी को देना चाहते हैं कि जो बाइट टाइप का है, तो लेफ्ट साइड में छोटी टाइप, राइट साइड में बड़ी टाइप, तो कास्टिंग करना आवश्यक है। यहाँ पे कास्टिंग किया तो ये 120 वैल्यू हमने किसको असाइन की, बी को। अब दोनों को डिस्प्ले करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हो ए और बी दोनों की वैल्यू 120 मिल रही है, क्योंकि बी की जो रेंज है वो -128 से 127 है और हम जो वैल्यू उसको दे रहे हैं वो 120 है, तो उसकी रेंज में है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने ए को वैल्यू दी 131 और वही वैल्यू हम वापस अब कन्वर्ट करके बाइट में स्टोर कर रहे हैं, फिर दोनों को डिस्प्ले किया तो अब देखो ए की वैल्यू 131 आई, लेकिन बी की वैल्यू कुछ और आ गई, क्योंकि ये 131 जो है वो बी की रेंज से बाहर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में हम किसी फ्लॉट पाई 3.14f, ये f लिटरल हम लिख रहे हैं, अदरवाइज ये डबल कंसिडर किया जाएगा। ओके, ये पाई 3.14f हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, फिर उसको हम टाइप कास्ट करते हैं इंटीजर में और फिर उसको हम असाइन कर रहे हैं ए को। तो देखते हैं ए की वैल्यू 3, 0.14 जो था वो लॉस हो गया। हमने उसको इनकम्पेटिबल है तो हमने उसको कंपेटिबल करके स्टोर असाइन करवाया, लेकिन डेटा 0.14 जो है फ्रैक्शनल वैल्यू वो तो इंटीजर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए इसके अंदर क्या वैल्यू आ गई 3। b इज इक्वल टू 90, दैट इज बाइट, उसको हम कैरेक्टर में कास्ट करके कैरेक्टर को दे रहे हैं। तो जब दोनों को डिस्प्ले करवाएंगे तो आप देख सकते हो कि जो कैरेक्टर के अंदर वैल्यू आई 90 हमने दी, वो 90 एक्चुअली z की आस्की वैल्यू है, कैपिटल Z की, तो आउटपुट में वो Z आया। इनकम्पेटिबल टाइप्स को कंपेटिबल करके असाइन करने के लिए हम टाइप कास्ट का यूज़ करते हैं। ये था असाइनमेंट स्टेटमेंट्स में टाइप कन्वर्जन, वाइडनिंग कन्वर्जन कि जो ऑटोमेटिक है और नैरोइंग कन्वर्जन कि जो हम टाइप कास्टिंग के जरिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स।